हेलो एवरीवन, और दिस इज राकेश यादव। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर दिया होगा। थोड़ा लेट से आपको वीडियो मिल रहा है एज आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क, so that is why I was unable to make video on chapter number first. So from today we are going to start our first chapter of class 11th chemistry. आप में से ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते वो लोग भी धीरे धीरे जान जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पहला चैप्टर विच इज अवर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप सभी मेरे साथ पढ़ने की, सीखने की, जानने की। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, कम पढ़ेंगे कम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला लेक्चर, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी कुछ कुछ समझ में। ठीक है, तो पहला चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में उन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएंगी जो पहले भी आप पढ़ चुके हो। कुछ नई चीज़ें आएंगी जिनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बोर्ड पे अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम। अगर आपने पढ़ लिया है फिर भी एक बार वीडियो को देखें, हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझे। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? केमिस्ट्री के स्कोप से। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ है? ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, मेडिकल इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत सारी जगह। मतलब यू कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। बिना केमिस्ट्री के आप अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। विदाउट केमिस्ट्री देयर इज नो लाइफ। इससे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। राइट नाउ वी आर फेसिंग वन ऑफ द एपिडेमिक, दैट इज कोविड-19। ओके, ज़्यादातर कंट्रीज के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो सब इस पे वर्क कर रहे हैं ताकि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी बनाई जा सके। तो वैक्सीन बनाने में एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग अ काइंड ऑफ ड्रग्स। इससे पहले भी कई सारे एपिडेमिक आए हैं, जैसे कालरा था, प्लेग था, तो इनका भी वैक्सीन बना। ठीक है, मलेरिया, एंटी मलेरियल वैक्सीन अवेलेबल है। तो वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो सका? जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से। कोविड-19 कोरोना का भी जब वैक्सीन बनेगा, सो इट विल ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वजह से ही होगा। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स केमिस्ट्री ने हमको दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की जिंदगियां बचा पाते हैं। तो विदाउट केमिस्ट्री वी कांट इमेजिन अवर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को पहले क्वेश्चन के साथ, दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सबको लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो माय सेल्फ राकेश यादव, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर। पहले मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेटमेंट लिख रखा है, उसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स, दैट व्हाट दे आर मेड अप ऑफ। केमिस्ट्री क्या है? तो भाई केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। किन मटेरियल से मिल करके कोई सब्सटेंस बना हुआ है, उनके बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, कोई सब्सटेंस है तुम्हारे पास, तो वो सब्सटेंस किन किन मटेरियल से मिल करके बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, यूनिवर्स में बहुत सारे मैटर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे मैटर हैं यूनिवर्स में, आपको देखने को मिलेंगे। और वो जो मैटर है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में मुझे लगता है कि आपने क्लास 9 में पढ़ लिया। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर in chapter number 2. In upcoming chapter we will discuss about atoms and molecules. ठीक है, तो बेसिकली
इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में बहुत डिफरेंट तरह के मैटर हैं, और वो जो मैटर हैं वो सारे के सारे मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने। सो वी विल ओनली in chemistry we will discuss about atoms and molecules. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से ही रिलेटेड हमको पढ़ाई करनी है। अलग अलग सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या है, उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी हमको करना है। दो एटम्स दो मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक नए तरह का सब्सटेंस, एक नए तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। उस कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, वो कंपाउंड कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसी के बारे में बात करें। एक कंपाउंड, एक एटम, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट व्हाट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का स्कोप है। अच्छा, केमिस्ट्री ने हमको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें दी। सी ड्रग्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है, एंटी मलेरियल और एंटीबायोटिक, तमाम तरह के ड्रग्स हमको केमिस्ट्री ने दे रखे हैं। See, you must have heard about the disease, one of the dangerous disease that is called what, cancer and AIDS. कैंसर की थेरेपी देने के लिए केमिस्ट्री ने ड्रग्स दे रखा है, सिप्लाडीन है ना, टैक्सॉल जो ड्रग होता है that is used while the therapy of cancer, कैंसर की थेरेपी देने के लिए टैक्सॉल का यूज किया जाता है। एड्स में भी, एड्स के लिए भी ड्रग्स बना रखे हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव द वैक्सीन रिलेटेड टू द एड्स। केमिस्ट्री ने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन वार वगैरह में दे रखा है, ठीक है, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोफ्लोरीन, इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि केमिस्ट्री ने हमको डे टू डे लाइफ में दे रखा है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, इन सब का जो कंपोजिशन होता है वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री की वजह से। तो बेसिकली सब कुछ कहां से आया है, सब कुछ आया है मैटर से। कहां से आया है, मैटर से। चैप्टर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, मैटर से। मैटर का दो क्लासिफिकेशन, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। सबको दिखाई दे रहा है, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? हाँ, एक फिजिकल और एक केमिकल। मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बात करेंगे हम। इनके बारे में भी डिटेल में, इनके बारे में भी डिटेल में बातें होंगी। क्लास 12th में जब आप आएंगे तो आपको सॉलिड से रिलेटेड एक चैप्टर मिलेगा, अलग चैप्टर मिल जाएगा आपको सॉलिड से। लिक्विड से रिलेटेड आपको जो स्टडी करनी है वो फिजिक्स में, क्लास 11 फिजिक्स पार्ट 2 में लिक्विड से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट चैप्टर है लिक्विड पे। और गैस से रिलेटेड चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, गैस से रिलेटेड चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में, क्लास 11th में। तो इनके बारे में हम डिटेल में बातें करें, लेकिन जब चैप्टर आएंगे तो तब बातें, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा तुम्हारा, पढ़ रखा है आप लोगों ने, सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस फर्दर कैटेगराइज्ड हैं दो पार्ट में, एक को हम बोलते हैं एलिमेंट, एक को हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन है, मिक्सचर है। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड है दो पार्ट में, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड फर्दर दो पार्ट में टूटे हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये है फ्लो चार्ट मैटर का। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ मैटर। मैटर
कि दो क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस 2 पार्ट में टूटा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। कंपाउंड फिर 2 पार्ट में टूटा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या? मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरह के? 2 तरह के। कौन सा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सबको आता है इतना? सबको पता था इतना? रफ करें इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसको रफ कर सकें। ओके, रफ कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गई भाई फ्लो चार्ट ऑफ मैटर की बात। केमिस्ट्री का स्कोप देखा हमने, केमिस्ट्री वाइडली, केमिस्ट्री का यूज कहाँ है, बायोलॉजी से लेकर फिजिक्स से लेकर सब जगह केमिस्ट्री मौजूद है। इवन हमारी बॉडी से लेकर के सब कुछ जितने फिनोमेना हो रहे हैं सब केमिस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। ओके हाँ, तो आज का इंपॉर्टेंट जो बात हमको करनी है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में तो अगला लेक्चर लेकर आएंगे, मेजरमेंट के बारे में आज बात करनी है। मेजरमेंट समझिए, मेजरमेंट क्या होता है। देखो, केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद कंसेप्ट आता है। पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद कंसेप्ट आता है। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही हम कंसेप्ट लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पर ही। जैसे तुम लेबोरेटरीज वगैरह में जाओगे, स्कूल की लैब वगैरह में जाओगे, तो उसमें तुमको कुछ कॉमन डिवाइसेस मिल जाएंगे मेजर करने वाले। कुछ कॉमन डिवाइस रहते हैं। कुछ कॉमन डिवाइस में कौन कौन आता है? जैसे मीटर रॉड है, लेंथ मेजर करने के लिए यूज में आता है ना। जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज में आता है। जैसे बैलेंस है, बैलेंस किस लिए यूज में आता है? मास मेजर करने के लिए यूज में आता है। तो ये कुछ कॉमन डिवाइस आप देखोगे अपने स्कूल के लैब, वो आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो पहले तो हम मेजरमेंट कर लेते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर उस पर्टिकुलर कंपाउंड या फिर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में बातें करते हैं। तो पहले तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि मेजरमेंट जो होता है उसमें अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी देखो यार, जो भी तुमको लैब में जो भी मान लो मीटर रॉड है मेरे पास, तो मीटर रॉड जो होगी वो लेंथ मेजर करती है। तो एक्चुअल लेंथ को मीटर रॉड मेजर नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ पॉइंट अनसर्टेनिटी रहता है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, अनसर्टेनिटी रहती है। चाहे तुम बैलेंस मेजर कर रहे हो, मास मेजर, बैलेंस के थ्रू मास मेजर कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है ना। तो हम जो रिजल्ट अपना एक्सप्रेस करेंगे, हम जो अपना रिजल्ट बताएंगे, मतलब तुम लैब में गए और लैब में जाकर के तुमने मीटर रॉड की मदद से लेंथ को मेजर किया, तो लेंथ को मेजर करने के बाद से अब आप अपना रिजल्ट बताओगे ना कि कितना आपने जो लेंथ मेजर किया है वो कितना है। तो जो आप अपना रिजल्ट बताओगे वो एक्चुअल करेक्ट नहीं हो सकता। देखो, पहली बार तुम मेजर करोगे तो मान लो तुम्हारा आंसर आया 1.2 मीटर, और सेकंड टाइम तुमने मेजर किया तो तुम्हारा आंसर आया 1.21 मीटर, थर्ड टाइम मेजर किया तो तुम्हारा आंसर आया 1.18 मीटर। मतलब जितनी बार तुम मेजर करोगे उतनी बार तुमको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। एग्जैक्ट वैल्यू, एक ही वैल्यू बार बार आपको नहीं मिलेगी। रिपीटेड मेजरमेंट अगर आप करोगे तो आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अगर डिफरेंट वैल्यू मिल रही हैं तो उस टाइम पे आप अपना रिजल्ट कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप पहली बार में 1.2 आया, दूसरी बार में 1.21 आया, तीसरी बार में 1.18 आया, तो आप एग्जैक्ट क्या बताओगे कि कितनी लंबाई है, एक पर्टिकुलर कितनी लेंथ है। मान लो मैंने एक पेंसिल ही ले ली तो उसकी लेंथ कितनी है, समझ रहे हो? तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्यूरेसी एंड दूसरे को हम बोलते हैं प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। मेजरमेंट करने के लिए हमको दो टर्म यूज करना पड़ता है, एक को हम बोलते हैं एक्यूरेसी और दूसरे को हम बोलते हैं प्रिसीजन। ये एक होती है एक्यूरेट वैल्यू, एक होती है प्रिसाइज्ड वैल्यू। इतने तक बात समझ में आई है जितनी बात मैंने कही कि आप लैब में गए, लैब में जाकर के आपने मीटर रॉड की मदद से कुछ लेंथ मेजर की, एक पर्टिकुलर बोल सकते हो आप सब्सटेंस की आपने लेंथ मेजर की, और लेंथ मेजर करने के बाद आपको एक बार आंसर मिला 1.2, एक बार मिला 1.21, एक बार मिला 1.18, डिफरेंट वैल्यूज आपको मिली। और वो जो डिफरेंट वैल्यूज तुमको मिल रही हैं
वो डिफरेंट वैल्यूज की मदद से तुम एग्जैक्ट आंसर तो दे नहीं सकते, तुम्हारा एग्जैक्ट रिजल्ट तो आया नहीं। मतलब रिलायबिलिटी होती है यार, जितने भी सब्सटेंस होते हैं लैब में ना, लैब में जो भी डिवाइसेस होते हैं उनकी अपनी रिलायबिलिटी है। अब ऑब्जर्वर के स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम ज्यादा शार्प है तो हम ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू लेकर के आएंगे, कम शार्प है तो कम एक्यूरेट वैल्यू लेकर आएंगे, हम कम स्किल्ड है तो कम एक्यूरेट वैल्यू आएगी। एंड दैट इज व्हाई इंजीनियर की जरूरत पड़ती है ना। इंजीनियर की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट चीजों के पास पहुंच पाता है, ज्यादा एक्यूरेसी वो लेकर आ पाता है। एक्यूरेसी में इट मींस दैट व्हाट, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि मान लो कि तुम्हारे, अब समझा ही देते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी मींस इफ द experimental value comes close to the true value, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक है, देन दैट वैल्यू can be called accurate, or in other words you can say कि if the difference between the experimental value and the true value is very small, then the value will be called accurate। समझिए भाई, समझिए क्या बोल, देखो क्या लिखा है, इफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम्स क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू आपको दी हुई हो, वैल्यू आपको गिवन हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, उसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 20.50 है, ट्रू वैल्यू। मैंने कहा मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, सबने नाम सुन रखा होगा। तो मैंने कहा कि उसमें क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो 20.50 है। तो ये तो ट्रू वैल्यू तुम्हारी, मतलब तुमको पता है। अब तुम एक्सपेरिमेंट की मदद से, तुमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट की मदद से अब तुम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन को पता करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो है वो निकल कर आया 20.52, तो 20.52 जो आ रहा है, दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट प्लस माइनस 0.2। कितना डेविएशन आ रहा है? 0.2 डेविएशन आ रहा है ना, प्लस माइनस। अरे मान लो कि दोबारा तुमने कर दिया और दोबारा करने पर तुमको क्लोरीन का परसेंटेज जो मिला वो मिला 20.48, तो प्लस माइनस कितना आ रहा है डेविएशन? एक बार किया तो 20.52 आया, एक बार किया तो 20.48 आया, और जो ट्रू वैल्यू है तुम्हारी वो कितनी है? 20.50 है। तो डेविएशन कितने का आ रहा है? या तो प्लस 0.2 हो जा रहा है या फिर माइनस 0.2 हो जा रहा है। सो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा, ये जितना कम रहेगा, ये जितना कम रहेगा मतलब एक्यूरेसी उतनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। इसके बीच का डिफरेंस जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, डेविएशन जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। डेविएशन जितना ज्यादा रहेगा एक्यूरेसी उतनी कम है। 20.50 ट्रू वैल्यू है, तुम लेकर आ गए 20.70, डेविएशन आ गया प्लस माइनस 0.20। समझ रहे हो? 0.20, यहां पर ये 0.02 है। और अगर मान लो मैंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया और यहां से आ गया 20.70, तो
तो कुल गैप कितना आ गया, प्लस माइनस 0.20 का आ गया, है कि नहीं, डेविएशन इतना आ गया 0.20 का, यहाँ पर आया 0.02 का, यहाँ पर आया 0.20 का। तो देखो यहाँ डेविएशन ज्यादा हो गया, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का डेविएशन ज्यादा हो गया, मतलब तुम एक्यूरेसी के पास नहीं, आप एक्यूरेसी के पास नहीं, मतलब इन दोनों के बीच का गैप जितना कम रहेगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हो। क्लियर है, यही लिखा है मैंने, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम्स क्लोज टू द ट्रू वैल्यू देन दैट वैल्यू कैन बी कॉल्ड एक्यूरेट। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ गई तो हम कहेंगे कि एक्यूरेसी है, अगर नहीं आई तो नहीं है। डिफरेंस बता दिया मैंने तुमको, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज वेरी स्मॉल, अगर डिफरेंस बहुत कम है देन द वैल्यू विल बी कॉल्ड एक्यूरेट। अगर डिफरेंस बहुत कम है तो वैल्यू को एक्यूरेट कहा जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आगे। कर लिया सबने? So accuracy is used to measure the correctness of the measurement. मेजरमेंट की करेक्टनेस को मेजर करने के लिए हम एक्यूरेसी का यूज करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ एक कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है कि अगर आपको ट्रू वैल्यू दिया रहेगा ना, तभी तो आप अपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से उसको कंपेयर करा पाएंगे और बता पाएंगे कि आपकी एक्यूरेसी आई या नहीं आई, है कि नहीं। जब ट्रू वैल्यू गिवन रहेगा तभी तो आप कंपेयर करा कर देखोगे कि एक्यूरेसी आया कि नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर ट्रू वैल्यू दिया ही नहीं है, मतलब मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ NaCl है और मुझे ही नहीं पता कि कितना परसेंट क्लोरीन है कितना परसेंट सोडियम है, और मुझसे कहा गया कि पता करो कितना परसेंट क्लोरीन है कितना परसेंट सोडियम है, तो अब तो ट्रू वैल्यू है नहीं मेरे पास, अब तो ट्रू वैल्यू है नहीं मेरे पास, अब क्या करूंगा मैं, अब कैसे एक्यूरेसी का पता करूंगा मैं। तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर मेजरमेंट का करेक्टनेस मेजर करने के लिए हमको प्रिसीजन, ये जो सेकंड वाला है प्रिसीजन, प्रिसाइज वैल्यू पता करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्यूरेट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते, ट्रू वैल्यू का तो आता पता नहीं है, तो हम प्रिसाइज वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रिसाइज वैल्यू किसको कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। ट्रू वैल्यू दिया था 20.50, एक मेथड लगाया हमने, इतना निकल कर आया हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दूसरा मेथड लगाया इतना निकल कर आया, ठीक है, डेविएशन इतने का आया। जितना कम रहेगा इन दोनों के बीच का गैप डिफरेंस उतना एक्यूरेट वैल्यू है, और जितना ज्यादा रहेगा उतना कम एक्यूरेट वैल्यू है। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है और हमसे कह दिया कि निकालो परसेंटेज बताओ क्लोरीन का, तो उस टाइम पे हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल नहीं सकते, और उस टाइम पे हमको निकालना पड़ेगा प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर है? कब करूं? ठीक है, कब करते हैं इसको, और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है? सब बढ़िया है सर। पढ़ लिख रहे हो? नहीं पढ़ रहे हैं सर? क्यों पढ़ेंगे, आप पढ़ा थोड़ी रहे थे। कोई बात नहीं, आप तो पढ़ा रहे हैं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। कर सकते हो? कर देंगे सर, कर देंगे। देखो नेक्स्ट वन है प्रिसीजन, दैट इज प्रिसीज वैल्यू। ये वैल्यू हमको पता है, इस साइज NaCl मान लो कोई कंपाउंड हमको दे दिया, इसमें कहा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का परसेंटेज पता, ऐसा करके देखते हैं क्लोरीन का परसेंटेज पता है, ठीक है। हमने अब हम क्या करेंगे, हमने मेथड 1 लगाया, मेथड एक बार पहला मेथड यूज किया, फिर दूसरा मेथड यूज किया, मेथड 1 लगाया, मेथड, ठीक है, ओके। मेथड 1 में हमारी जो वैल्यू आई लेट से 20.40, मेथड 2 में हमारी जो वैल्यू आई वो आ गई 20.42। मेथड 3 में क्लोरीन के परसेंटेज की वैल्यू आई 20.3, इतना आ गया। ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है, मेथड तुम लगाते जा रहे हो, ऐसे ऐसे वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर मान लो ये मेथड 1 को एक पर्सन है जिसका नाम है A, उसने ये मेथड 1 लगा करके क्लोरीन का परसेंटेज निकाला,
बी ने मेथड 2 लगाकर ये परसेंटेज निकाला, सी ने मेथड लगा करके ये परसेंटेज निकाला, क्लोरीन के अलग अलग परसेंटेज निकाले। ठीक है, अब मान लो कि हमने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर दिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सीरीज ऑफ निकाल दी, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल दी, मान लो 5 6 7 निकाल दी। अब जो 7 हम वैल्यूज निकाल देंगे ना, तो ये जो ए था तुम्हारा, ये जो ए है तुम्हारा, अब बहुत सारी वैल्यूज मान लो मैंने निकाल दी, 20.36, 20.44, 20.646, इतनी सारी वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज निकाल दी। अब इसकी वैल्यू को मैं इन सबके साथ कंपेयर कराऊंगा। कैसे? इसका मैं मीन निकालूंगा। मीन कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, 5। इन सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड मार, इन सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड मार दें, तो 5 से डिवाइड मारने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं? तो वो जो वैल्यू आएगी, लेट से हमारी वैल्यू आ गई 20.37, मान लो इतना वैल्यू आ गया। तुमने क्या किया? इन सबको ऐड किया और 5 से डिवाइड मार दिया, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे, इन दोनों वैल्यूज 20.40 और 20.37, 20.40 और 20.37 को कंपेयर कराएंगे। ठीक है, डेविएशन जितना ज्यादा होगा उतना लेस प्रिसाइज वैल्यू होगी, डेविएशन जितना कम होगा उतना मोर प्रिसाइज वैल्यू। अगर इनके बीच में डेविएशन कम हो गया, डेविएशन कम हो गया, 20.40 और 20.37 के बीच डेविएशन कितना है? प्लस माइनस 0.03 का है, तो 0.03 का इनके बीच में क्या है? गैप है। तो जितना स्मॉल इनके बीच में गैप रहेगा उतना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमको मिलेगी, और जितना बड़ा गैप इनके बीच में रहेगा उतना लेस प्रिसाइज वैल्यू हमको मिलेगी। समझ गए? जितना ज्यादा गैप उतना लेस प्रिसाइज वैल्यू, जितना कम गैप उतना ज्यादा प्रिसाइज। यही होता है प्रिसीजन। मान लो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, अब उस स्टूडेंट को लेट से यहां लिखते हैं, लेट से उस स्टूडेंट को 20.50% ऑफ क्लोरीन पता है कि मौजूद है, मतलब उसको पता है कि ये ट्रू वैल्यू क्या है, ये ट्रू वैल्यू। स्टूडेंट को पता है कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 20.50 है NaCl। अब उसने क्या किया कि इसको कई बार मेजर किया, मतलब उस NaCl में से क्लोरीन का परसेंटेज उसने कई बार निकाला। तो एक बार उसको मिला 20.52, एक बार उसको मिला 20.48, एक बार उसको मिला 20.50। ठीक है, इतने में। अब इसमें डेविएशन कितने का आएगा? प्लस माइनस 0. ठीक है, मीन वैल्यू इसकी कितनी आएगी? लगभग 20.50, नियर अबाउट 20.50 मीन वैल्यू। तो देखो ये मीन वैल्यू जो है, जो मीन वैल्यू है 20.50, ये एक्यूरेट वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, ये मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट हो गई। तो मीन वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाती है तो आप कहोगे कि एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है। डेविएशन देखोगे फिर आप 0.2 का मतलब ज्यादा एक्यूरेसी भी है और ज्यादा प्रिसीजन भी है, ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा प्रिसीजन। अच्छा, अब दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कैसे निकाला? उसने एक बार उसका निकल कर आया 20.65, एक बार निकल कर आया 20.38, एक बार निकल कर आया 20.52, एक बार निकल कर आया 20.48। अब यहां पर तुम मीन वैल्यू निकालोगे तो मीन वैल्यू जो निकलेगी ना वो ट्रू वैल्यू के बराबर ही आएगी, मतलब लगभग ट्रू वैल्यू के बराबर आएगी। लेकिन डेविएशन जो है ना वो ज्यादा है, मतलब एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीजन ही है। मतलब एक्यूरेसी हो सकती है, प्रिसीजन नहीं हो सकता। प्रिसीजन मतलब डेविएशन कम होना चाहिए, डेविएशन कम होना चाहिए। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के आसपास हो, ट्रू वैल्यू के आसपास हो, आसपास। रफ कर नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। ये तो पहला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, ये तुम्हारा सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाले की बात करें यहाँ पर, थर्ड वाले की यहाँ बात कर दूं तो ट्रू वैल्यू मान लो 20.50 है, ट्रू वैल्यू मैंने कहा 20.50 ट्रू वैल्यू है, और मैं निकाल रहा हूँ 20.20, 20.18, 20.22, 20.24, 20.16। यहाँ देखो, इसमें देखोगे तुम जो मीन वैल्यू आएगी वो 20.50 के आसपास नहीं आएगी, लेकिन जो डेविएशन आएगा ना वो कम आएगा।
डेविएशन जो आएगा वो कम आएगा, मतलब डेविएशन नियर अबाउट आएगा प्लस माइनस 0.4, डेविएशन कम आएगा, डेविएशन कम आएगा, लेकिन मीन वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं आएगी, मतलब मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी कम है प्रिसीजन ज्यादा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि प्रिसीजन ज्यादा हो एक्यूरेसी कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो प्रिसीजन कम हो, प्रिसीजन ज्यादा हो और एक्यूरेसी भी ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है, और प्रिसीजन भी लो हो और एक्यूरेसी भी लो हो, ऐसा भी हो सकता है। चारों कंडीशन पॉसिबल है। मोर एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन, लेस एक्यूरेसी लेस प्रिसीजन, मोर एक्यूरेसी लेस प्रिसीजन, और मोर प्रिसीजन लेस एक्यूरेसी, सब कुछ पॉसिबल। तो ये बात है मेजरमेंट। रिकॉल कराते हैं क्या पढ़ाया आपको हमने, मेजरमेंट के बारे में बता रहा था मैं। तो भैया मेजरमेंट मतलब करेक्टनेस मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो कि लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड इन द लेबोरेटरीज एंड द स्किल ऑफ द पर्सन। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है जब आप मेजर करोगे, तो भैया वो भी तो डिवाइस हैं, उनमें भी तो थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी होगा, थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी। डिवाइसेस भी तो एकदम एग्जैक्ट डिवाइस, तो एकदम एग्जैक्ट मेजर करने वाला डिवाइस तो मिल नहीं सकता ना, है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर भैया हम एक मिनट जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 10 महीने पहले बता देते कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी, अर्थक्वेक कब आने वाला है कब नहीं आने वाला है ना, ऐसा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू के करीब करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम नहीं अनुमान नहीं लगाते हैं आज बारिश की संभावना है, मतलब एक्यूरेसी तक पहुंचे, आज बारिश की संभावना है फिर भी बारिश नहीं होती, मतलब एक्यूरेसी थी लेकिन हुई नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं था, तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता। तो जब भी लैब में हम जा करके कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम 2 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो एक्यूरेसी और दूसरा प्रिसिशन। एक्यूरेसी में हमको ट्रू वैल्यू दिया रहेगा, और ट्रू वैल्यू जो होगा उसके करीब करीब अगर हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है तो हम बोलेंगे कि यस हमने मेजरमेंट की करेक्टनेस को मेजर करने की कोशिश की और वहां तक हम पहुंचे। मतलब अगर गैप जो है वो ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का गैप बहुत कम है तो ठीक है। या फिर अगर मान लो आपने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर डाले, पांच बार आपने निकाला एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, 5 बार, पांचों बार अलग अलग आया ट्रू वैल्यू से, पांचों बार अलग अलग आया। अब तुमको पता करना है कि डेविएशन कितने का है भैया, एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, तो तुम पांचों को लो, उसका मीन वैल्यू निकालो, पांचों को जोड़ो और 5 से डिवाइड मारो और उसको फिर ट्रू वैल्यू से कंपेयर करो। अगर डेविएशन कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है तो एक्यूरेसी कम। दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर ट्रू वैल्यू ना दी हो तो प्रिसाइज वैल्यू निकालते हैं। प्रिसाइज वैल्यू निकालने का तरीका आपको बताया, कैसे निकालते हैं बता रखा है, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको कई बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है, और एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट से फिर बाकी सारे एक्सपेरिमेंट का मीन वैल्यू निकाल करके उससे कंपेयर कराना पड़ेगा। कंपेयर कराने पे आप देखेंगे डेविएशन कितना है, डेविएशन ज्यादा होगा तो लेस प्रिसाइज वैल्यू, डेविएशन कम है तो मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ये बातें हैं मेजरमेंट के बारे में, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। टिल देन इंतजार करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए जितना हो सके, ठीक है।